फ्रेंड्स, आज का मेजर टॉपिक है ईयूज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। तो यूरोपियन यूनियन की कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, चूँकि कार्बन का नाम आया है तो आप निश्चित बात है समझ गए होंगे कि यहाँ पे कार्बन के एमिशन की ही बात होगी। ठीक है, और उसके इस मैकेनिज़्म के साथ इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, भारत पर इसका क्या असर होने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो ईयूज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट, CBAM। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या कि ये एक पॉलिसी है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई है, इसको स्टार्ट किया गया है। और किसके लिए? इम्पोज अ टैक्स ऑन कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स। कहने का मतलब है ऐसे टैक्स को लगाने के लिए। तो कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स कहने का मतलब, इंपोर्ट्स कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि EU जो है, जो यूरोपियन यूनियंस के मेंबर हैं, तो यूरोपियन यूनियंस के मेंबर के द्वारा ये सभी कंट्रीज़ के लिए बोला गया है कि जो भी ऐसे चाहे आयरन है या स्टील है या एल्युमिनियम है या सीमेंट, फर्टिलाइज़र्स, ये सभी जो हैं, इन सभी से संबंधित उद्योग जो हैं वो कार्बन का एमिशन करते हैं। और वो उस कार्बन के एमिशन के द्वारा जो है उसको एक तरह से उसको कार्बन एमिशन होता है और उसको जो है ये एक तरह से इसका इंटेंसिव इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और ये जो है स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2026 से ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इंपोर्ट हैं, इनके जो कार्बन का एमिशन है उस पर ये एक तरह से मैकेनिज़्म लाई गई है। तो इंडिया का कंसर्न क्या है? देखिए, इंडियन लीडर्स जो हैं, जैसे निर्मला सीतारमण जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या पीयूष गोयल हैं कॉमर्स मिनिस्टर, है ना, तो इन्होंने CBAM को अनफेयर बताया है। अभी कहने का मतलब क्या है, कैसे अनफेयर है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि दे आर्गू, इन्होंने ये कैसे कहा है कि इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। कॉमन बट डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब, कहने का मतलब ये है कि ये पहले से चला आ रहा था कि जो देश जितना कार्बन का एमिशन करेगा उतना ही उसको जो है उसका भुगतान करना होगा और उतना ही तेजी के साथ उसको पर्यावरण को संतुलन में लाने के लिए कार्य करने होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है कि ये एक इंटरनेशनल रूल स्टार्टिंग दैट रिचर कंट्रीज शुड टेक मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज। तो जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके लिए पहले क्या था कि चाहे कोई रिचर कंट्री हो या डेवलप्ड कंट्री हो, तो डेवलप्ड कंट्री निश्चित बात है कि डेवलप्ड कंट्री के पास संसाधन भी ज़्यादा होंगे। संसाधन ज़्यादा होंगे तो निश्चित बात है वहाँ पर जो ऐसे कारखाने हैं या ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कार्बन का एमिशन ज़्यादा करती हैं, तो उसके लिए उनको जो है क्लाइमेट चेंज के लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा और उसके साथ साथ ऐसी नीतियाँ बनाई जाएंगी जिससे कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो है उसको वो लें, उसकी जिम्मेदारी लें। लेकिन ये डेवलपिंग कंट्रीज़ चूँकि जो विकसित देश नहीं है या विकासशील देश हैं, वहाँ पर उन कंट्रीज़ में जो है इंडस्ट्री या फिर जो कार्बन एमिशन करने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ उन इंडस्ट्रीज़ की जो लागत है या उनसे जो मुनाफा है वो इतना नहीं है कि जिससे कि वो ज़्यादा कार्बन एमिशन। तो एक तरह से कहने का मतलब है कि ये इंडस्ट्रीज़ जो जिसमें जैसे आयरन हो गई या स्टील इंडस्ट्री हो गई या फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो गई, तो ये सभी इंडस्ट्रीज़ जो हैं बेसिकली कार्बन एमिशन के लिए जानी जाती हैं और उसके लिए जो क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल जो है बोला जाता है इन इंडस्ट्रीज़ को। ये जो है विकसित देश जो हैं उनको लाभ पहुंचाया जाएगा इसके द्वारा, ऐसा कहा जाना है। मतलब कहने का मतलब है कि जो रिचर कंट्रीज़ हैं या फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं
उनको फ़ायदा पहुंचाता है ये मैकेनिज़्म। अदर कंट्रीज लाइक चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका हैव ऑलरेडी फाइल्ड कंप्लेंट्स अगेंस्ट द ईयू। अब इतनी कंट्री हैं, चाइना ने, रसिया ने, ब्राज़ील ने, साउथ अफ्रीका ने पहले ही कंप्लेंट तो ईयू के अगेंस्ट में कर रखी है। कहाँ पर? WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसका जो है WTO में ये जो नीति लाई गई है, इसके खिलाफ में इन्होंने पहले से ही इन देशों ने कह रखा है। लेकिन इंडिया जो है अभी तक इसने अपना जो कंप्लेन है वो दर्ज नहीं कराई है WTO में, बिकॉज क्योंकि इट इज़ करेंटली नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो मुक्त व्यापार समझौते हैं उनको, और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट को, डील को, और जोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग की ट्रीटी जो है उसको, उसके साथ जो है ये ईयू के साथ इस पर बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को के साथ ये बात कर रहे हैं, उस पर जो है नेगोशिएट कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में हमको ना जाना पड़े, ताकि हमारा जो मुक्त व्यापार समझौता है या फिर जिस तरीके से हम निवेश कर रहे हैं अन्य देशों में, ख़ास तौर से यूरोप के देशों में, तो वहाँ उसके लिए एक तरह से अभी तक ईयू पर जो है आक्षेप नहीं लगाया है, और ईयू के साथ जो है ये समझौता कर रहे हैं या इनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। तो इंडिया इज़ आल्सो ट्राइंग टू स्पेशल बेनिफिट्स फॉर इट्स स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो भारत जो है पहले से ही हम जानते हैं कि MSME को ज़्यादा स्पेशल बेनिफिट देता है, ताकि वो ज़्यादा तेज़ी के साथ विकास करें इन दीज ट्रेड टॉक्स। और इसमें जो है जो ये बात कर रहे हैं ईयू के साथ में, वो MSME को लेकर के उनका जो है ज़्यादा जोर है भारत के वित्त मंत्री पर और वाणिज्य मंत्री पर, उसको लेकर। अब ये CEM विल अफेक्ट इंडियन एक्सपोर्ट। अब इससे क्या होगा? अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांजिशन पीरियड जो स्टार्ट होगा वो 1 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मीनिंग एक्सपोर्टर मस्ट रोज सबमिट डाटा अबाउट देयर कार्बन एमिशंस। तो जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, मान लीजिए कोई निर्यात करते हैं, वस्तुओं का निर्यात होता है, तो वस्तुओं के निर्यात में ऐसी वस्तु जो कि जो ऐसे कारखाने से बनी है या ऐसी इंडस्ट्री से बनी है जो कि कार्बन एमिशन ज़्यादा करती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है सब डाटा को जो है वो लिया जा रहा है एक्सपोर्टर से। और उसके बाद जो है ये जनवरी 2026 से इंडियन एक्सपोर्ट्स टू ईयू, जो भारत से जो है ईयू में एक्सपोर्ट होता है, मेनली कह सकते हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ हैं, जैसे आयरन हुआ, स्टील हुआ या एल्युमिनियम हुआ, विल फेस 20 to 35% कार्बन टैक्स। तो इस पर जो कार्बन टैक्स लगता है, जो उस पर जो है 20 से 35% का एक तरह से ये बढ़ सकता है। तो जब टैक्स ही बढ़ जाएगा तो निश्चित बात है कि हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, ठीक है। तो सिंस इंडियाज़ एक्सपोर्ट अबाउट 15% जो है टोटल गुड्स का, जितने भी गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है उसका 15% यूरोपियन यूनियन को जाता है, जो कि $75 बिलियन के बराबर है 2022-23 में था, ठीक है। 22-23 के आंकड़े से $75 बिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था ईयू को या यूरोपियन कंट्रीज़ को, जो कि ईयू की सदस्य हैं और जिनके द्वारा जो है ऐसी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट्स को जो कि कार्बन एमिशन करती हैं, तो उनको नीतियाँ भी फिर उसी प्रकार की बनानी पड़ती हैं। तो दिस टैक्स कुड सिग्निफाइज इंक्रीज कॉस्ट्स एंड रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस। अब इससे क्या हो जाएगा? कॉस्ट बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें कार्बन टैक्स देना पड़ेगा, और वो कार्बन टैक्स का जो है लेवल जो है वो 20 से 35% आगे आने की जो है बताई जा रही है कि ये 20 से 35% बढ़ना ही बढ़ना है। तो ऐसे में ये एक तरह से रिड्यूस कम्पिटिटिवनेस। अब अदर कंट्रीज़ के साथ जो भी ईयू के साथ जो व्यापार होता है उनके कंपैरिजन में इंडिया और ईयू के व्यापार में या एक्सपोर्ट में एक खासा प्रभाव दिखेगा, और इसमें जो है एक तरह से रिडक्शन आएगी, कमी आएगी। हाउ डज CBAM वर्क? अब ईयू इंट्रोड्यूस CBAM इन 2021 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था CBAM को।
एज अ पार्ट एंड एफर्ट टू रिड्यूस ग्लोबल कार्बन एमिशन, किस कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम के साथ अब क्या है, तीन चीज़ें हैं। पहला तो ईयू इम्पोर्टर्स विल हैव टू बाई कार्बन सर्टिफिकेट्स, ईयू इम्पोर्टर्स को कार्बन सर्टिफिकेट्स को बाई करना होगा और टू मैच द कार्बन कॉस्ट। अब कहने का मतलब है जहाँ हम लोग निर्यात कर रहे हैं तो वहाँ ईयू जो है, अमेरिका जो यूरोपियन यूनियन है, वो जब भी किसी वस्तु का आयात करेगी तो उसको जो है कार्बन सर्टिफिकेट देना होगा। तो उस इंडस्ट्री को कार्बन विल हैव टू बाई कार्बन सर्टिफिकेट, तो वो कार्बन सर्टिफिकेट को भी खरीदना होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वस्तु का ज़्यादा दाम जो है वो ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो टू मैच द कार्बन कॉस्ट that would have been paid if the good were made in the EU under its carbon pricing system। तो ये क्या है, तो EU इम्पोर्टर्स को तो ये बाई करना पड़ेगा कार्बन सर्टिफिकेट्स, लेकिन कार्बन कॉस्ट को मैच करने के लिए कि कार्बन एमिशन जितना हो रहा है उसके हिसाब से आपकी जो है जलवायु के प्रति जो संवेदनशीलता है वो कितनी है, या फिर कह सकते हैं कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको लेकर ये नीतियाँ कैसी हैं। तो उसके लिए जो है उन गुड्स के लिए जो है, अब इसमें जो है कि दैट वुड हैव बीन पेड इफ़ द गुड्स वर मेड इन EU। तो अगर वो गुड्स जो है वो EU में बना है तो उसके लिए जो है उसको पे किया जाएगा। ठीक है, अंडर इट्स कार्बन प्राइसिंग सिस्टम। नॉन EU एक्सपोर्टर, यहाँ पे क्या है कि जो नॉन EU एक्सपोर्टर हैं, बिना EU एक्सपोर्ट मतलब तो ऐसे कंट्रीज जैसे इंडियन कंपनी है, तो यहाँ पे EU के लिए तो हो गया कि कार्बन सर्टिफिकेट्स जो है बाई करना होगा, और वो कार्बन सर्टिफिकेट्स जो है यहाँ पे EU इम्पोर्टर्स के लिए, और ठीक ठीक उसी तरह से नॉन EU इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स या फिर लाइक द इंडियन कंपनी कैन प्रूव दैट दे हैव ऑलरेडी पेड द कार्बन टैक्स। इनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इन्होंने पहले से कार्बन टैक्स को पे किया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सर्टिफिकेट इजीली मिल जा रहा है, यहाँ पर ये जो है कार्बन टैक्स ऑलरेडी पे करने के लिए इन देयर होम कंट्री। अब यहाँ पर ये EU में यूरोप में जाकर के इसको कार्बन टैक्स को पे करना है। पहली चीज़, जब वो टैक्स पे करेंगे तब सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे इंडियन कंपनी है या नॉन EU कंट्री है, तो जैसे कहने का मतलब यूरोपियन यूनियन की ही ऐसी कंट्रीज़ हैं, वो एक दूसरे को जो है वो सर्टिफिकेट देती रहेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये कार्बन टैक्स यूरोपियन यूनियन का एक सर्टिफिकेट उनको मिल जाएगा, और वो आपस में जो है कार्बन प्राइसिंग सिस्टम को के हिसाब से उनके गुड्स को जो है उनके द्वारा भेजे गए जो भी गुड्स हैं उनको पे किया जाएगा। यहाँ पर क्या है कि कार्बन टैक्स को ऑलरेडी पेड हो चुका है, ऐसा हमको यहाँ से भेजे गए सामान के लिए हमको दिखाना होगा, और इसके लिए EU विल डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द टोटल टैक्स, और EU जो है उतना अमाउंट टोटल टैक्स से घटा देगा। अभी कहने का मतलब ये है कि दिस मीन्स कंट्रीज़ विद एग्जिस्टिंग कार्बन टैक्सेस मे नॉट बी अफेक्टेड एज मच। अब जिनको जो पहले से उतना कार्बन टैक्स लग रहा है तो उनको तो उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसी कंट्री जो विकासशील देश हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको निश्चित बात है कि उसके लिए उनको कार्बन टैक्स हमने इंडिया में ही पे कर दिया है या अपनी कंट्री में पे कर दिया है ऐसा दिखाना होगा। और अगर नहीं दिखा पा रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो अपने हिसाब से जो है अमाउंट को डिडक्ट करेंगे कि आपने अगर ये कार्बन टैक्स पेमेंट नहीं दिखाई गई। ठीक है, तो इससे निश्चित बात है कि कंट्रीज विद एग्जिस्टिंग जिनके पास कार्बन टैक्सेस पहले से ही ज़्यादा हैं तो उनको जो है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं कि CBAM जो है ये चैलेंज करता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, स्पेशली इन मेटल सेक्टर। तो मेटल सेक्टर जितने भी धातु हैं, तो धातु इनकी जो मेटल्स की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है। तो इसी को जो है मेनली ये चैलेंजिंग है, और इट कुड लीड द हायर कॉस्ट। इसके द्वारा जो है कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा जाएगी इनके द्वारा बनी हुई सामान की, और साथ में एक्सपोर्ट जो निर्यात है हमारा वो प्रभावित होगा, वो कम होगा। और तीसरा जो है इकोनॉमिक लॉसेस,
हमें आर्थिक रूप से इसमें घाटा सहना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक लॉसेस भी होंगे। तो वाइल इंडिया हैज़ नॉट येट टेकन लीगल एक्शन, अभी तक इंडिया ने लेकिन लीगल एक्शन नहीं लिया है ईयू के खिलाफ में, डब्ल्यूटीओ में अभी ये नेगोशिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन से कि किसी तरीके से इसको इस मसले को हल कर लिया जाए। बाकी अन्य देशों ने जैसे चाइना है या फिर साउथ अफ्रीका है या ब्राज़ील है, इन्होंने पहले से ही डब्ल्यूटीओ में अपनी शिकायत दर्ज की है। तो इंडिया ने नहीं की है, लेकिन नेगोशिएटिंग द ट्रेड एग्रीमेंट टू सीक एग्जेम्पशंस, तो उसमें जो है ट्रेड एग्रीमेंट में जो है देखा जा रहा है कि कुछ इनको जो है छूट अगर मिल जाती है या फिर कंसेशन मिल जाता है, जिसको कहते हैं फॉर इट्स इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कि कार्बन एमिशन करती हैं या मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये एक मेजर विषय बना हुआ है। तो आज का मेजर टॉपिक तो इसलिए इसको जो है हमने डिस्कस किया। आपसे आग्रह के है कि आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेहतरीन और अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रदान करने के लिए मैं पूर्ण कोशिश करूंगा, और आप लोग हमारा उत्साहवर्धन के लिए जो है वीडियो को लाइक और उसके साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि जो भी वीडियो नया अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए।